तो यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 है, ठीक है ना। अब ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 जो है, इसमें आपको मैं चारों सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्टिव्स आया हूँ। देखिए जीएनएम सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, मेंटल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ। तो आज हम चारों सब्जेक्ट से, चूँकि इस सप्ताह में आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट से थ्योरी हो चुका है, तो बचता है ऑब्जेक्टिव्स ही। चूँकि हम पहले ही बताएं कि हर एक सप्ताह में थ्योरी 4 दिन चलेगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स जो है करेंगे सप्ताह के लास्ट में। तो चलिए चारों सब्जेक्ट से मिला जुला 50 जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, ताकि आप लोग को हर एक सब्जेक्ट से कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पता चल सके। और ये वीडियो सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़रूर देखें, शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 से पहले हम लोग देखते हैं कार्डियक टैम्पोनेट में कौन सी क्लासिक ट्राइड पाई जाती है। सबसे पहले समझिए कार्डियक टैम्पोनेट होता क्या है। देखिए कार्डियक टैम्पोनेट का मतलब होता है कि जो हार्ट होता है ना, हार्ट के चारों साइड जो पेरिकार्डियम है उसमें रक्त जो है जमने लगता है, इकट्ठा हो जाता है, या फिर कोई तरल जो है इकट्ठा हो जाता है, जिससे हार्ट पर प्रेशर पड़ने लगता है, तो जिससे ब्लड सप्लाई हार्ट कम करने लगता है। यही कार्डियक टैम्पोनेट होता है, हार्ट के चारों ओर रक्त या तरल पदार्थों का जमाव होना, ओके ना। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी क्लासिकल ट्रायड पाई जाती है, तो ये बेक्स ट्रायड पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहीं भी पूछ देगा कि कार्डियक टैम्पोनेट में कौन सा क्लासिकल ट्रायड पाई जाती है, तो बेक्स ट्रायड। अब ये बेक्स ट्रायड क्या होता है, तो बेक्स ट्रायड जो होता है इसमें हाइपोटेंशन होता है, रक्तचाप कम होने लगता है, मफल हार्ट साउंड, हार्ट से मफल टाइप से आवाज़ आने लगता है, और डिस्टेंडेड नेक वेन, जो गर्दन की वेन है उसमें डिस्टेंड होने लगता है, फैलाव होने लगता है। तो ये मुख्यतः कह सकते हैं कि इसका 3 ट्रायड का लक्षण ये भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की पुष्टि के लिए कौन सा एंजाइम सबसे विश्वसनीय है, यानी एमआई की जांच जो होता है उसमें कौन सी एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ट्रोप्टी टेस्ट होता है, इसे ट्रोपोनिन टी कहते हैं या ट्रोपोनिन आई बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है एक्यूट रीनल फेलुअर, अचानक से किडनी फेल होता है तो उसमें सबसे पहला कौन सा इलेक्ट्रोलाइट में असंतुलन होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किडनी ही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाकर रखता है, हर एक जल खनिज को बनाकर रेगुलेट किडनी ही करता है। तो जैसे ही किडनी फेल होगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ाने लगेगा। तो पहला जो अगर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होगा वह किसका होता है, तो वो होता है हाइपरकैलमिया, यानी पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना, हाइपरकैलमिया। आगे है पेप्टिक अल्सर का सबसे सामान्य कारण क्या है। पेप्टिक अल्सर का सबसे सामान्य कारण जो होता है वह इन्फेक्शन हो सकता है, और होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण, ठीक है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, जिसे एच पाइलोरी भी कहते हैं। स्ट्रोक के मरीज में नर्स की पहली प्राथमिकता क्या होती है, तो स्ट्रोक जो आघात जो जिसे हम लोग सीवीए भी बोलते हैं, तो स्ट्रोक में नर्स की पहली प्राथमिकता होती है कि एयरबेस सुरक्षित करे, यानी जो हवा वायु मार्ग है उसको सुरक्षित करे, साफ करे, ताकि मरीज को कम से कम ऑक्सीजन अच्छा से मिल सके। डायबिटीज मेलाइटिस में दीर्घकालीन जटिलता कौन सी होती है, यानी किसी को अगर डीएम डायबिटीज होता है तो लंबे समय दीर्घकालीन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है ना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकता है मरीज को। आगे है पोस्ट ऑपरेटिव एटलीकेटेसिस को रोकने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। पोस्ट ऑपरेटिव एटलीकेटेसिस को रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, गहरी सांस लेना और स्पायरोमीटर एक्सरसाइज करना। एटलीकेटेसिस क्या होता है मैं बता चुका हूँ, आप लोग कमेंट करें। आगे है शॉक में रक्त प्रवाह सबसे पहले कहाँ घटता है, तो जैसे ही शॉक लगता है तो रक्त प्रवाह त्वचा, गुर्दा और पाचन तंत्र में ब्लड जो है सर्कुलेशन कम जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ज़्यादातर शॉक के मरीजों में पानी के कमी से शॉक लगता है तो किडनी फेल हो जाता है वहाँ पे, और आपका स्किन का जो होता है ड्राइनेस होने लगता है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं।
एनीमिया में प्रमुख नर्सिंग निदान क्या होता है? तो एनीमिया में प्रमुख नर्सिंग निदान होता है कि एक्टिव इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। एनीमिया में प्रमुख नर्सिंग निदान होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ही मरीज में ऑक्सीजन एनीमिया होगा तो ऑटोमेटिक है हीमोग्लोबिन कमेगा, तो हीमोग्लोबिन कमेगा तो भाई ऑक्सीजन का जो सप्लाई हो वो भी कम जाएगा, क्योंकि बॉडी के अन्य हिस्सों तक तो हीमोग्लोबिन ही अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जो है इधर से उधर जाता है ना। ये बातों को समझिए। बर्न्स पेशेंट में फ्लूइड थेरेपी किस सिद्धांत पर दी जाती है? तो बर्न जले हुए मरीज में जो तरल देते हैं, जो निर्धारण करते हैं पार्कलैंड सूत्र पर करते हैं। प्रथम 8 घंटे में इतना, फिर बचे हुए को 16 घंटे में देते हैं। यही पार्कलैंड सूत्र में होता है, ठीक है ना। अब आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। फर्स्ट से कुछ क्वेश्चन देखें, अब 2 से देखेंगे। 2 में है सीओपीडी में सबसे समान गैस असंतुलन क्या है? सीओपीडी आप लोग को बताना है, ठीक है ना, बताना है सीओपीडी का फुल फॉर्म। सीओपीडी में सबसे समान गैस असंतुलन होता है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का, यानी अम्लीयता जो है ब्लड में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है ना। आगे है ईसीजी में एसटी एलिवेशन किसका संकेत है? ईसीजी जो होता है उसमें एसटी एलिवेशन किसका संकेत होता है? मायोकार्डियल इन्फारक्शन का। अगर एसटी एलिवेट कर रहा है तो वह संकेत है हार्ट अटैक का, समझ गए। कैंसर पेशेंट की नर्सिंग में सबसे पहले किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? तो कैंसर पेशेंट के नर्सिंग में सबसे पहले पेन मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि कैंसर वाला मरीज काफ़ी ज़्यादा इमोशनली टूट चुका होता है, तो उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, दर्द के प्रबंध की ज़रूरत होती है। ओके। डायलिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सब जानते हैं। डायलिसिस का मेन उद्देश्य होता है कि अपशिष्ट पदार्थ को रक्त से अलग करना और अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर करना है। आगे है गुलेन बेरी सिंड्रोम, ठीक है ना, जीबीएस जिसे बोलते हैं, कौन सा तंत्रिका प्रभावित होता है? तो गुलेन बेरी सिंड्रोम में पेरिफेरल नर्व्स प्रभावित होता है, जिसे ऑटो इम्यून डीमाइलिनेशन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है एपिलेप्सी में प्राथमिक दवा कौन सी दी जाती है? तो दौरा या मिर्गी जो होता है उसमें प्राथमिक दवा फेनिटोन या सोडियम वालप्रोट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, फेनिटोन या सोडियम वालप्रोट होता है। एंजाइना पेक्टोरिस में दर्द का प्रमुख कारण क्या है? तो एंजाइना के मरीजों में दर्द का प्रमुख कारण मायोकार्डियल इस्केमिया होता है, यानी रक्त की प्रवाह में कमी होने से दर्द शुरू हो जाता है। ओके ना। आगे है ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का घनत्व क्यों घटता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी का रोग है जिसमें हड्डी कमज़ोर हो जाता है, इसका घनत्व कम जाता है क्योंकि कैल्शियम और एस्ट्रोजन की कमी होने से, ठीक है। आगे है फ्रैक्चर के बाद कंपार्टमेंटल सिंड्रोम का पहला लक्षण क्या है? फ्रैक्चर के बाद कंपार्टमेंट सिंड्रोम का पहला लक्षण दर्द में वृद्धि, ठीक है ना, पेन डिसप्रोपोर्शनेट टू इंजरी, दर्द में वृद्धि। आगे है पोस्ट ऑपरेटिव नौसिया को रोकने हेतु कौन सी दवा दी जाती है? यानी सर्जरी के बाद वोमिटिंग को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑनडेस्टेरोन, ठीक है, याद रखिएगा। वोमिटिंग के लिए ऑनडेस्टेरोन यूज होता ही है, इसको याद रखिएगा। मेंटल हेल्थ नर्सिंग से अब क्वेश्चन है जो कि तीसरा सब्जेक्ट है, देख लीजिए। स्किज़ोफ्रेनिया में वर्ड सलाद का क्या अर्थ है? स्किज़ोफ्रेनिया में एक शब्द है जिसे सैलाड बोलते हैं, इसका क्या अर्थ है? शब्दों का अव्यवस्थित और अर्थहीन मिश्रण। सैलाड एक ऐसा शब्द है मेंटल हेल्थ के में जिसका अर्थ होता है कि अव्यवस्थित और अर्थहीन मिश्रण, यानी जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होता है वो ऐसे शब्द को बनाता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, अर्थहीन होता है और कभी इधर कभी उधर की बात जिसका कोई व्यवस्थित क्रम नहीं होता है, समझ गए ना। बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिया की मुख्य विशेषता क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर दो तरह के होता है, मेनिया और डिप्रेशन दोनों का लक्षण होता है। तो मेनिया का विशेषता ये है कि इसमें व्यक्ति मेनिया से ग्रसित है तो अत्यधिक ऊर्जावान समझेगा अपने आप को, तेज बोलेगा और व्यक्ति को नींद में कमी आती है, ठीक है, तो ये मेनिया का विशेषता होता है।
ओसीडी में कंपल्सन क्या है, एक कंपल्सिव क्या है? तो ओसीडी में कंपल्सिव होता है कि कंपल्सिव यानी कंपल्सरी से कंपल्सिव बना है, यानी बार बार से करने की जो अनिवार्यता होती है, बार बार किए जाने वाले अनिवार्य कार्य, यही जो है आपको कंपल्सिव होता है। आगे है डेलूजन ऑफ परक्यूशन का अर्थ क्या है? यह विश्वास कि कोई व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। डेल्यूजन ऑफ परक्यूशन का मतलब होता है कि व्यक्ति में ऐसा भ्रम होता है, झूठा विश्वास होता है कि उसे लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, चाहे उसके आसपास को हो या कोई हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक डिल्यूजन है, भ्रम है। ईसीटी देने से पहले सबसे आवश्यक तैयारी क्या है? तो ईसीटी देने से पहले आवश्यक तैयारी है मरीज को एनपीओ में रखना। एनपीओ नील पर ओरल होता है, यानी मुंह से कोई खाना नहीं देना। दांतों से उपकरण हटा देना अगर लगा हो तो। आगे है एल्कोहल विड्रॉल में कौन सी दवा दी जाती है? तो एल्कोहल विड्रॉल में मतलब अगर कोई एल्कोहल विड्रॉल करता है उसमें दवा दी जाती है डाइजापाम और क्लोरीडाइजोपॉक्साइड। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लोरडाइजेपॉक्साइड और डाइजापाम। आगे है लिथियम थेरेपी में कौन सा पैरामीटर नियमित मॉनिटरिंग किया जाता है? लिथियम थेरेपी में कौन सा पैरामीटर नियमित मॉनिटर किया जाता है? तो सीरम लिथियम लेवल। लिथियम लेवल मेनिया के रोगियों के लिए चलता है। इसमें लिथियम थेरेपी में ब्लड में लिथियम का लेवल चेक किया जाता है ज़्यादा। डिप्रेशन के उपचार की पहली पंक्ति की दवाई कौन सा है? तो डिप्रेशन के इलाज के लिए एसएसआरआई जिसे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिपीटेक इनहिबिटर्स बोलते हैं, इस पंक्ति ग्रुप की दवाई चलती है। ओके, आगे है साइकेट्रिक नर्सिंग में थेरेपेटिक मेलू का उद्देश्य क्या है? मेलू थेरेपी का उद्देश्य होता है पर्यावरण में परिवर्तन करके जो है रोगी को उपचार देना। तो एक ऐसा पर्यावरण जो सुरक्षित, सहयोगी और संरक्षित हो, वैसा पर्यावरण देना साइकेट्रिक नर्सिंग में मेलू थेरेपी का यही उद्देश्य होता है। आगे है एस्किज़ोफ्रेनिया के मरीज से संवाद करते समय नर्स को क्या करना चाहिए? कोई मरीज एस्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित यानी मरीज गंभीर पागलपन से जूझ रहा है। एस्किज़ोफ्रेनिया गंभीर पागलपन होता है जिसमें सरल, स्पष्ट और वास्तविक बातचीत करनी चाहिए ताकि व्यक्ति इरिटेट ना हो सामने वाला। अब आता है अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग नवजात शिशु का औसत जन्म कितना होता है? नवजात शिशु जो जन्म लेता है उसका औसत जो वज़न होता है 2.5 से 3.5 किलो तक, इतना वज़न के साथ बच्चा जन्म लेता है तो वो ठीक माना जाता है, एवरेज माना जाता है। आगे है न्यू बॉर्न का पहला फिजियोलॉजिकल प्रायोरिटी क्या होता है? तो जो बच्चा जन्म लेता है उसका पहला फिजियोलॉजिकल प्रायोरिटी होता है एयरवे क्लियरेंस एंड इफेक्टिव ब्रीदिंग, यानी जैसे ही बच्चा जन्म ले फर्स्ट प्रायोरिटी उसके वायु मार्ग को खोलना और उसके ब्रीदिंग पैटर्न को बनाना। ठीक है ना, जिससे बच्चा श्वसन कर सके। जब श्वसन करने लगता है तो रोने लगता है बच्चा। नियोनेटल जॉन्डिस कब रोगात्मक माना जाता है? तो बच्चा जन्म लेता है तो उसका लीवर काम नहीं करता रहता है तो ऑटोमेटिक बिलिरुबिन लेवल बढ़ा होता है। ठीक है, लेकिन अगर जन्म के पहले 24 घंटे में दिखाई देने पर इसके बाद भी अगर बच्चा का बिलिरुबिन लेवल नहीं वापस जा रहा है 1 दिन या 2 दिन के बाद भी, तो फिर उसे रोग माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वास्कियोर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन ए डिफिशियंसी कौन सा रोग है? रात में अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस। पोलियो वैक्सीन का प्रकार है ओरल और ओरल लाइव एटेन्यूएट होता है, और एक होता है आईपीवी जो कि इनएक्टिव होता है। ओके, एमएमआर वैक्सीन मम्स, मिजल्स, रूबेला के लिए होता है। क्लेफ्ट पैलेट वाले शिशु को खिलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो क्लेफ्ट पैलेट यानी कटे जो आपके तालू होते हैं, तालू कटा है तो उस बच्चे को खिलाते समय क्या सावधानी रखें? शिशु को अर्ध बैठी अवस्था में रखना चाहिए, अर्ध बैठी हुई अवस्था में रखना चाहिए। ठीक है ना, तब जाके भोजन देना चाहिए। आगे है डिहाइड्रेशन में बच्चे की सबसे प्रारंभिक पहचान क्या है? डिहाइड्रेशन होता है मुंह सूखेगा,
कम मूत्र बनेगा, त्वचा ड्राइनेस होगा, यही सब पहचान होता है। पीडियाट्रिक डोज निकालने का सामान्य नियम क्या है? तो पीडियाट्रिक डोज निकालने का सामान्य नियम है बॉडी वेट या बॉडी सरफेस एरिया। इसके अकॉर्डिंग हम पीडियाट्रिक बच्चे में डोज निकालते हैं। आगे है, शौक में सबसे पहले कौन सी शारीरिक प्रतिक्रिया होती है? तो शौक में सबसे पहले वैसो कॉन्ट्रिक्शन होता है, रक्त वाहिनी संकुचित हो जाता है, शिथिल हो जाता है। हाइपोक्सिया की स्थिति में शरीर का पहला रक्षात्मक तंत्र क्या है? यानी ऑक्सीजन जब बॉडी में कमता है, ठीक है ना, तो हाइपोक्सिया की स्थिति में शरीर का पहला रक्षात्मक तंत्र जो होता है श्वसन दर में वृद्धि होता है। जैसे ही ऑक्सीजन होता है तो पहले आप उसके श्वसन दर में वृद्धि होने लगता है, व्यक्ति को जल्दी ऑक्सीजन लेवल घटता है ना, तो व्यक्ति जल्दी श्वसन करने लगता है, ठीक है। लिथियम थेरेपी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण निगरानी कौन सा है? सीरम लिथियम का जाँच करने लगना। बच्चे की नाड़ी दर सबसे तेज कब होती है? नवजात अवस्था में, बच्चा जब नवजात होता है तब। इंट्रावेनस फ्लूइड IV फ्लूइड 0.9% सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? नॉर्मल सलाइन कहा जाता है, NS, ठीक है ना। एंजाइटी डिसऑर्डर में सबसे प्रभावी नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? किसी को एंजाइटी है तो उसमें सबसे इफ़ेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? तो मरीज को शांत वातावरण और गहरी सांस की तकनीक जो है देना चाहिए। आगे है, हाइपरग्लाइसेमिया का मुख्य लक्षण क्या है? यानी ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ता है मतलब डायबिटीज़ है, तो 3P पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक पेशाब होना, अत्यधिक भूख होना, यह 3 लक्षण जो है एक डायबिटीज़ वाले मरीज में देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे है, फोटोथेरेपी के दौरान नवजात की आँखों को क्यों ढकते हैं? तो हम इसीलिए ढकते हैं क्योंकि उसमें ब्लू कलर का लाइट होता है जो आँखों को, रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए आँखों को ढक देते हैं। एस्किज़ोफ्रेनिया में हैलुसिनेशन का अर्थ क्या है? तो एस्किज़ोफ्रेनिया में हैलुसिनेशन का अर्थ होता है ऐसी अनुभूति जो वास्तविकता में मौजूद नहीं होता है, वास्तविकता में मौजूद नहीं होता है, चीज़ों को गलत समझ लेना, ठीक है ना। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए वयस्कों में सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? तो IM इंजेक्शन के लिए वयस्कों में, एडल्ट में सुरक्षित स्थान जो है वो वेंट्रोगुलेटल साइट है, ठीक है ना, वेंट्रोगुलेटल साइट है, इसको याद रखिए। तो आज मैंने आप सभी सेकेंड ईयर के लिए 50 ऑब्जेक्टिव्स वन लाइनर दिखाया। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।